नमस्ते, मैं रेनू सैनी। मेरे साथ आज आप करेंगे क्लास 11th की हिंदी ग्रामर का पहला पाठ। अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ जो है जनसंचार माध्यम, और इस पाठ की व्याख्या में संचार क्या है, संचार के तत्व, संचार के प्रकार, जनसंचार की विशेषताओं के साथ साथ संचार और जनसंचार के कार्य हम कर चुके हैं। इसके साथ ही हम कर रहे हैं भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास किस प्रकार शुरू हुआ, जिसमें हम जनसंचार माध्यमों के विकास में मुद्रित माध्यम, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का विकास और रेडियो का प्रारंभ, रेडियो का किस तरीके से विकास भारत में हुआ है वो हम कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं जो जनसंचार माध्यमों के विकास में रेडियो के बाद दूसरा जो हमारा विकास भारत में हुआ, टेलीविज़न का संचार, और टेलीविज़न किस प्रकार जनसंचार का माध्यम बना, उसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टेलीविज़न का जो जनसंचार माध्यम है उसका भारत में विकास। तो आज जो टेलीविज़न है वो जनसंचार माध्यम का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। हम सभी जानते हैं इस बात को। आज हर घर में टेलीविज़न है और कोई घर हमें ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर आज के समय में टीवी ना हो। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ, क्योंकि प्रिंट मीडिया क्या है, जो प्रिंटेड माध्यम है, जो मुद्रित माध्यम है, उसमें शब्द और रेडियो में ध्वनियाँ, उसके साथ साथ अब टेलीविज़न में क्या प्लस हो जाता है, उसमें दृश्य मिल जाते हैं। तो जहाँ प्रिंट मीडिया में शब्द थे, रेडियो में ध्वनि थी, वहीं अब टेलीविज़न में दृश्य भी मिल जाते हैं। तो सूचना की विश्वसनीयता ये सूचना जो हमें दी जा रही है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है, गलत है, क्या है, तो उसकी जो विश्वसनीयता है वो कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिम देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविज़न का प्रयोग भी शुरू हो गया था, और 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच एक प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया था, और उसके बाद 1936 तक बीबीसी ने अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। सबसे पहले 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने शुरू किया था न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच में, और उसके बाद 1936 में बीबीसी ने टेलीविज़न सेवा शुरू की थी। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो, यदि हम अंडरलाइन करें, उसको हम ध्यान रखें, तो 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज न्यूयॉर्क वॉशिंगटन में, 1936 में बीबीसी ने शुरू की। उसके बाद हम देखते हैं भारत में। तो भारत में टेलीविज़न की जो शुरुआत है वो यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत प्रारंभ हुई थी, और जो शुरू हुई थी 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1959। ये हमें याद रखना है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना थी, उसके तहत इसकी शुरुआत हुई, और वो हुई 15 सितंबर 1959 को। तो इसका जो मकसद था, जो ये शैक्षिक परियोजना थी जिसके तहत यूनेस्को ने टेलीविज़न की शुरुआत की थी, उसका मकसद क्या था कि टेलीविज़न के ज़रिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित किया जाए, कि पूरे समुदाय का विकास किस प्रकार हो, और शिक्षा पूरे एक जनसंचार के इस माध्यम के द्वारा शिक्षा हर घर घर तक कैसे पहुँचे। तो इसके तहत क्या किया गया, दिल्ली के जो आसपास के गांव थे उसमें 2 टीवी के सेट लगाए गए, जिन्हें 200 लोगों ने देखा था, और ये हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। जो शुरुआत हुई थी 1959 में, वो 1 हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में जब भारत आज़ाद हो चुका था, और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस से, है ना, तो 1965 में स्वतंत्रता दिवस से लेकर भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ किया गया। उससे पहले सिर्फ हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था, और 1965 के बाद जो है एक विधिवत टीवी सेवा शुरू हुई, और तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाए जाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे
1965 से लेकर 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ, इन सब में भी टीवी सेंटर खुल गए थे। और लेकिन 1976 में 1975 तक लगभग हर जगह टीवी सेंटर खुल गए थे और 1976 तक टीवी सेवा जो है आकाशवाणी का हिस्सा थी। उसके बाद 1 अप्रैल 1976 से इसे एक अलग जो है कर दिया गया था। 1976 तक वो उसके साथ थी और 1 अप्रैल 1976 तक आकाशवाणी और टीवी सेवा जो थी वो अलग हो गई और अब उसको नाम दिया गया दूरदर्शन का। और 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। 1984 में लगभग इसको जो है सिल्वर जो इसकी वेडिंग थी एक तरीके से वो 25 साल पूरे हो चुके थे, तो वो रजत जयंती मनाई गई। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको दूरदर्शन की ताकत का एहसास था, इसलिए वो देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। इसके लिए 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था। हमें इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखने हैं कि किसने शुरुआत की थी, ठीक है, टेलीविज़न के कार्यक्रमों की, दूरदर्शन के कार्यक्रम की गुणवत्ता के सुधार के लिए किसने प्रयास किया सबसे पहला और किसकी कमेटी का गठन किया गया। तो 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और वो किया प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में। और उन्होंने जोशी जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, हमारे जैसे समाज में, हमारे जैसा समाज कैसा, जहाँ पर पुराने मूल्य टूट रहे हों, नए बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण और अपनी भारतीय संस्कृति का पतन किस प्रकार देश में हो रहा है। तो इस ऐसे देश में दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभा सकता है, जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। तो समिति के मुताबिक जो जनसंचार माध्यम है उसमें बतौर भारत में दूरदर्शन के जो निम्नलिखित उद्देश्य थे वो निर्धारित किए गए कि वो दूरदर्शन के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो वो हम देखते हैं, तो दूरदर्शन के जो उद्देश्य थे उसमें सबसे पहला था सामाजिक परिवर्तन, कि क्योंकि दूरदर्शन का उद्देश्य मुख्यतः यही होना चाहिए कि वो समाज में परिवर्तन ला सके। समाज में परिवर्तन की लोग किस तरीके से अपने सही गलत का फैसला कर पाएंगे, सामाजिक जो भेदभाव है वो किस तरीके से समाप्ति की कगार पर आगे बढ़े। राष्ट्रीय एकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत जो है वो अखंडता में एकता वाला देश है और इसमें भी कहीं ना कहीं जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर आए दिन हम देखते हैं कि आंदोलन होते रहते हैं या झगड़े रहते हैं। और जिस समय भारत की आज़ादी के बाद लगभग कई सालों तक वही स्थिति हमारी बनी रही थी, तो इसलिए राष्ट्रीय एकता का भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। वैज्ञानिक चेतना का विकास, कि विज्ञान किस प्रकार प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, उसका विकास भी टेलीविज़न, दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया जाए। परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि का विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देना। तो ये मुख्य उद्देश्य थे जो जनसंचार माध्यम के भारत में दूरदर्शन के लिए जो उद्देश्य तय किए गए थे, निर्धारित किए गए थे वो। तो दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण, सरकारी नियंत्रण में रहा था 1976 तक, है ना। 1975 तक जब सभी टेलीविज़न सेंटर खुल चुके थे हर जगह पर, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, हर जगह टीवी सेंटर खुल चुके थे, तब भी 1976 तक, 1965 से लेकर 1976 तक टीवी जो है वो नियंत्रण में रहा था, सरकारी नियंत्रण में रहा था। तो इतने लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा। तो पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया, अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर
इसने पत्रकारिता के लिए तो निष्पक्ष माध्यम ये नहीं बना पाया अपनी जगह, परंतु अगर हम मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है टेलीविज़न। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान 1991 में जब खाड़ी का युद्ध चल रहा था, उस समय दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के ज़रिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा था और ये एक अलग ही अनुभव था। युद्ध का सीधा प्रसारण देखना, किसी भी घटना को सीधा देखना, उसे अपने आंखों के सामने घटता हुआ, तो ये एक अलग ही अनुभव था। बाद में ये भी कहा गया कि ये युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने भी लड़ा। उस समय जो केबल न्यूज़ नेटवर्क था CNN, वो वही काम कर रहा था, तो उसने भी उतना ही युद्ध लड़ा था क्योंकि वो उसका लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा था। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनल जो आज हम देखते हैं कि जो प्राइवेट चैनल शुरू हो चुके हैं, उनकी शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों के प्रसारण की अनुमति दे दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे और जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी आरंभ किए। सबसे पहले स्टार टीवी का जो है वो समाचार चैनल शुरू हुआ और उसके बाद डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ साथ MTV, FTV, VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखाई देने लगे, जो पूरे ही पश्चिमी थे, विलायती जो चैनल थे वो भी दिखाई देने लगे। और कुछ लोगों ने तो इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा था, क्योंकि विदेशी चैनल की भरमार हो चुकी थी और इन चैनलों का विरोध भी किया गया। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब शुरू हुआ जब भारत में देसी जो निजी चैनल हैं उनकी बाढ़ आने लगी थी। तो अक्टूबर 1993 में ZTV, स्टार टीवी के बीच एक अनुबंध हुआ और उसके बाद समाचार के क्षेत्र में ZTV और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई। सबसे पहले जो ZTV और स्टार टीवी के बीच में अनुबंध हुआ था और उसके बाद ZTV, स्टार न्यूज़, ये जी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ ये चैनल आए और 2002 में जब आज तक आया, उसके बाद समाचार चैनल लगातार बढ़ते चले गए। जहां पहले हमारे जो सार्वजनिक प्रसारक थे, उन दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। जहां सिर्फ हमें खबरें पहुंचाई जाती थी, सामाजिक राष्ट्र निर्माण किया जा रहा था, वहां अब जब पर्सनल चैनल आ गए थे, प्राइवेट चैनल हो गए थे, तो वो अपना व्यावसायिक लाभ कमाने लगे क्योंकि अब ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। तो इससे जहां टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ, वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक पत्रकारिता के मूल्यों का और उसकी नैतिकता का भी हनन होने लगा, क्योंकि अब वो निष्पक्षता, चाहे वो न्यूज़ समाचार थे, कोई सूचना थी, उनमें नहीं रह गया था। और इसके बावजूद भी यदि हम देखें आज के समय में, तो आज भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज़ नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। तो ये हमारे टेलीविज़न से जुड़ा व्याख्या थी, जिसमें से अब हम इसके थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से एक बार नज़र घुमाते हैं। तो आज के समय में, वर्तमान समय में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम कौन सा है? तो वो हम देखते हैं, वो टेलीविज़न है। टेलीविज़न प्रिंट मीडिया और रेडियो से किस प्रकार अलग था? प्रिंट मीडिया जहां सिर्फ मुद्रित था, समाचार पत्र पत्रिकाएं थी जिनको पढ़ा जा सकता था, रेडियो में सिर्फ सुना जा सकता था, जबकि टेलीविज़न में देखने सुनने के साथ साथ दृश्यों को साथ साथ देखा भी जा सकता है। उसके बाद जो इसकी शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी? तो टेलीविज़न का जो प्रारंभिक प्रयोग था, जो टेलीविज़न का जो सबसे पहला
कार्यक्रम का प्रसारण हुआ वो 1927 में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच हुआ था, और 1936 में उसके बाद बीबीसी ने टेलीविज़न सेवा शुरू की। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी यूनेस्को की शैक्षिक परियोजना के तहत, और ये शुरुआत हुई थी कब? 15 सितंबर 1959 को। उसके बाद 1965 में स्वतंत्रता दिवस से लेकर भारत में विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ हुई, और 1976 तक टीवी सेवा जो है वो आकाशवाणी का हिस्सा रही, भारतीय सरकार के नियंत्रण में रही, और 1 अप्रैल 1976 से इसको अलग कर दिया गया। इसके लिए सबसे पहले जो सर्वाधिक प्रयास किए गए वो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन की ताकत का आभास होते हुए उन्होंने इसके लिए प्रयास शुरू किए। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक प्रोफेसर जिनका नाम था पीसी जोशी, उनकी अध्यक्षता में गुणवत्ता की कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित हो उनमें सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। और इसके साथ ही समिति ने जो जनसंचार माध्यम के उद्देश्य टेलीविज़न के लिए निर्धारित किए थे, उनमें सबसे पहले था सामाजिक परिवर्तन, उसके बाद राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। उसके बाद जो सबसे पहला जो सीधा प्रसारण टीवी पर लोगों ने देखा वो था 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान, और इसका प्रसारण सीधा जो किया था वो CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने किया था। उसके बाद धीरे धीरे जो प्राइवेट चैनल शुरू हुए वो शुरू होने लगे थे। उसके बाद अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच में एक अनुबंध हुआ। 2002 में आज तक जो समाचार न्यूज़ चैनल है उसके शुरुआत के बाद प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स की बाढ़ आ गई, और आज हम देखें तो लगभग 200 से भी अधिक जो पर्सनल प्राइवेट जो चैनल हैं वो प्रसारित हो रहे हैं, और दिन पर दिन नए चैनल आ ही रहे हैं। इसके साथ ही अब हम देखते हैं सिनेमा के बारे में। जनसंचार के माध्यमों के विकास में सिनेमा का विकास किस प्रकार शुरू हुआ वो हम देखते हैं। तो सिनेमा का जो शुरुआत थी वो सिनेमा जो है लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है जनसंचार का। जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह ये सीधे तौर पर हमें सूचना देने का काम नहीं करता। हम देखते हैं जैसे अखबार हमें सीधा सूचना देता है, रेडियो या टेलीविज़न, तो सिनेमा हमें सीधा सूचना देने का काम नहीं करता, बल्कि ये परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान, संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। यदि हम मनोरंजन के रूप में देखें तो सिनेमा ही उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो सिनेमा का जो आविष्कार है वो कब हुआ था? सिनेमा का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, जो 1883 में किया था। उन्होंने मिनी टेलीस्कोप की खोज के साथ ये जुड़ा हुआ था। और उसके बाद 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी। ये याद रखना हमें, पहली फिल्म कब और कहाँ बनी थी? 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी, और उस फिल्म का नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। तो सिनेमा की तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ। जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली जो मूक फिल्म बनी थी, मूक फिल्म मतलब जिसमें शब्द नहीं थे, वो फिल्म बनने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। दादा साहब फाल्के ने पहली मूक फिल्म बनाई थी, और ये जो फिल्म थी ये 1913 में बनी, और इस फिल्म का नाम था, जो मूक फिल्म पहली भारत में बनी दादा साहब फाल्के के द्वारा, राजा हरिश्चंद्र। और इसके बाद 2 दशकों में कई और मूक फिल्में आई। इनके कथानक जो भी थे, इनकी जो कहानियाँ थी वो लगभग धर्म से, इतिहास और लोक कथाओं के इर्द गिर्द बुनी गई। 2 दशक के बाद 1913 के बाद 2 दशक बीत जाने पर 1931 में पहली जो बोलती फिल्म बनी थी वो थी आलम आरा। पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, और इसके बाद धीरे धीरे बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया था।
आज़ादी के बाद एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की थी। पहले फिल्में मूक थी और अब उनमें आवाज़ आ गई थी। वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपना लिया था, क्योंकि बिजनेस यहाँ काफ़ी अच्छा था, तो ये व्यावसायिकता का रास्ता अपना लिया था। तो एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त ये फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार भी थे। तो इस तरीके से 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फैंटेसी और कभी ना हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। जो कहानियों में 70 के दशक तक जो फिल्में बनी उसमें जो हीरो थे वो इसी तरीके के सुपर हीरो बने और कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश हुई कि कोई ना कोई एक ऐसा संदेश दिया जाए जिससे सामाजिक और रूप से विकास हो। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे जो सशक्त संचार के माध्यम है, इनका इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने, अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये समानांतर सिनेमा का दौर था और इसी दौरान अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में भी बनी जिन्होंने इस तरह के काम किए। और उसके बाद यदि हम देखें, हालांकि जो सत्यजीत राय थे उन्होंने 50 के दशक में पाथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली 60 के दशक के आखिरी वर्ष और 70 के दशक में। वो आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा था और इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋतिक घटक, इस तरीके के जितने भी फिल्मकार थे वो शामिल हुए। और बाजारवाद, व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ख़त्म होने लगा था। अब कला फिल्में बननी बंद हो गई थी। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा है। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्में जितनी थी उनके समानांतर चलती थी। तो कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के साथ साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय जो सिनेमा था वो हावी हुआ और तकनीक जो थी वो कथानक पर भारी पड़ने लगी थी। भारतीय सिनेमा ने पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही है। हल्के फुल्के हास्य और आम परिवार की खट्टी मीठी कहानी, इस तरीके की साफ सुथरी फिल्मों का खूब पसंद किया गया। और उसके बाद जो लोकप्रिय पारिवारिक फिल्मों की पहुंच थी वो गांव शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। तो अब इस तरीके की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाले कथानक, रोज़मर्रा की समस्याएं, संगीत, पारंपरिक नृत्य, संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। और 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर चढ़ा कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का बड़ा हथियार बन गई और ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स, एक्शन को रखा जाता है और कहने के लिए हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, जबकि यदि हम वास्तविकता में देखें तो उनका मकसद महज पैसा कमाना है। और ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन पर बहुत गलत प्रभाव छोड़ा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। तो मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का, लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का एक माध्यम है। तो मौजूदा समय में भारत में लगभग 800 फिल्मों का निर्माण जो है हर साल करता है भारत, और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन चुका है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली की फिल्में बनती भी हैं और खूब चलती भी हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेलीविज़न के साथ साथ सिनेमा का विकास किस तरीके से भारत में हुआ, जो कि सिनेमा के आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था 1883 में मिनी टेलीस्कोप
की खोज की 1894 में। फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी जो फिल्म थी द अराइवल ऑफ ट्रेन, और उसके बाद जो भारत में पहली फिल्म बनी मूक फिल्म थी वो 1913 में बनी, राजा हरिश्चंद्र, जो कि दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई। और उसके बाद 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। और इसके बाद धीरे धीरे दशक चला कला फिल्मों का स्थान बाद में कला फिल्में समानांतर फिल्मों के बाद धीरे धीरे से जो है परिवार के लिए पॉपुलर और लोकप्रिय सिनेमा हावी होता गया। और अब आज के समय में जो फिल्में हैं, जो सिनेमा है, वो सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम रह गई हैं। और दुनिया का भारत जो है सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ भारत हर साल में लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है। हर क्षेत्रीय भाषा बोली में फिल्में बनती हैं। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा टेलीविज़न और सिनेमा के बारे में। इसके बाद इंटरनेट के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।